हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये दूसरे यूनिट का 12वां वीडियो है। और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप दूसरे यूनिट को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। और यदि आपके फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो वहां भी आप सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर, वहां भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी बातें सीखनी होंगी, और उन सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे सब बच्चे। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को क्यों पढ़ रहे हैं। इसे पढ़ने का या इसे समझने का क्या लाभ है? तो इसका जवाब ये है, सुनो ध्यान से। ये जो हमारा परमाणु होता है ना, परमाणु के बिल्कुल बीच में होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होती हैं कक्षाएं। तो हर एक कक्षा एक निश्चित ऊर्जा से संबंधित होती है, ये चीज अब तक हमने पढ़ी है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उन कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है, सभी कक्षाओं की अलग अलग ऊर्जा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा स्तर हैं वे क्वांटीकृत होते हैं या क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को सबूत के तौर पर प्राप्त करने के लिए, अर्थात इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि परमाणु के ऊर्जा स्तर क्वांटित होते हैं, इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमें स्पेक्ट्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा जो पहला हेडिंग है, देखो जरा ध्यान से, यह हेडिंग है क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण। यानी हमारे जो इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में या जिन ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे आप कह सकते हो क्वांटित। ठीक है, क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर इसलिए कहा है क्योंकि इस शब्द का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। और उसके लिए प्रमाण हमें कहां से मिलेगा कि हर एक कक्षा की, हर एक ऊर्जा स्तर की एक निश्चित ऊर्जा होती है। इसका प्रमाण, इसका सबूत हमें कैसे मिलेगा? परमाणु स्पेक्ट्रम से मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह था कि परमाणु स्पेक्ट्रम हम क्यों पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन इसलिए कर रहे हैं जिससे हम इस चीज को सिद्ध कर सकें या स्पष्ट कर सकें या इस चीज का सबूत प्राप्त कर सकें कि परमाणु के जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं उनकी सबकी एक अलग अलग ऊर्जा होती है, अर्थात वे क्वांटित ऊर्जा स्तरों के रूप में बटे होते हैं। दूसरी बात, अब देखो ध्यान से सुनेंगे। मान लो आपके पास कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण है। आपको मैंने विद्युत चुंबकीय विकिरण का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ाया था। तो आपने उसमें एक बात नोट करी होगी कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में तो पता नहीं कितने प्रकार के तरंगदैर्ध्य वाले या कितने प्रकार के आवर्ती वाले विकिरण होते हैं। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की यदि हम बात करें तो उनका एक विस्तारित रूप होता है, और उस विद्युत चुंबकीय विकिरण में या उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों में बहुत अलग अलग आवर्ती की, अलग अलग तरंगदैर्ध्य की विकिरणें उपस्थित होती हैं। इसका मतलब अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार के विकिरण उसमें होते हैं। और यदि आप हर एक प्रकार के विकिरण को समझना चाहते हो, उसका विश्लेषण करना चाहते हो, तो उसका विश्लेषण करने के लिए हम एक विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं, और उस यंत्र को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। और स्पेक्ट्रोस्कोप से
जब हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक चित्र प्राप्त होता है, एक आलेख प्राप्त होता है, और उस आलेख को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रोस्कोप कोई बहुत खतरनाक उपकरण नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। देखो, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विभिन्न आवर्तियों व तरंगदैर्ध्यों वाले विकिरण होते हैं। भाई, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की यदि बात करो, उसमें बहुत अलग अलग आवर्तियों वाले, अलग अलग तरंगदैर्ध्यों वाले क्या होते हैं? विकिरण, जिनका विश्लेषण स्पेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र से किया जा सकता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसके मुख्य हिस्से ये हैं। देखो, ये जो बनाया है ये स्पेक्ट्रोस्कोप ही है। मैं इसे पूरे को समझाऊंगा आपको। तो यदि आपको विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन करना है, उनका विश्लेषण करना है, उन्हें समझना है, तो आपको एक उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है? तो स्पेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र से किया जा सकता है। इन यंत्रों से प्राप्त आलेख को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इन यंत्रों से जो हमें चित्र, जो आलेख हमें प्राप्त होता है, उसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। वैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, स्पेक्ट्रम कई प्रकार के हो सकते हैं। देखो, यहां हमें पढ़ना है कि स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और नंबर एक है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और नंबर दो है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो आज हमें नंबर एक पढ़ना है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है बताओ? उत्सर्जन का मतलब उत्सर्जित करना, अपने अंदर से निकालना। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो उत्तेजित अवस्था में हैं। यदि कोई पदार्थ उत्तेजित अवस्था में है तो वो अपने अंदर से उत्सर्जित करता है विकिरण को, और उन विकिरण को आप प्रिज्म में से प्रवाहित कर दो। उन विकिरण को जो किसी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित किए जा रहे हैं, जैसे आपका लाइट बल्ब है, बिजली का बल्ब अपने अंदर से प्रकाश के विभिन्न प्रकार के विकिरणों को उत्सर्जित करता है, जिससे हमारा कमरा जगमगा उठता है। तो जैसे बिजली का बल्ब है, या फिर आपने सोडियम को गर्म किया है, तो सोडियम को गर्म करने से भी उसमें से भी विभिन्न प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होंगे। उन विकिरणों को जो किसी भी पदार्थ की उत्तेजित अवस्था में होने के कारण उत्सर्जित हो रहे हैं, उन विकिरणों को आप किसके अंदर से गुजारोगे? प्रिज्म के अंदर से गुजारोगे। और प्रिज्म के अंदर से जब आप उन विकिरणों को गुजारोगे तो आपको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, एक आलेख प्राप्त होगा, एक चित्र प्राप्त होगा, और उस आलेख को आप कहोगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या कहोगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्योंकि वो किसी पदार्थ में से, किसी वस्तु में से उत्तेजित होने के कारण निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का स्पेक्ट्रम है। देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है, पहले चलो चित्र देख लो। मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, वो उत्तेजित अवस्था में है। यदि वो उत्तेजित अवस्था में है तो उसके अंदर से निकल रहे होंगे विकिरण, और उन विकिरणों के रास्ते में हमने लगा दिया एक अपारदर्शी वस्तु, और उस अपारदर्शी वस्तु में बीच में कर दिया छोटा सा छिद्र, जिससे उससे आने वाले विकिरण एक सीधी रेखा में प्रिज्म तक पहुंच सके, और ये लगा रखा है हमने प्रिज्म। तो जैसे ही ये विकिरण कहां से आ रहे हैं? ये विकिरण आ रहे हैं उत्तेजित प्रतिदर्श से, यानी वो सैंपल जो उत्तेजित अवस्था में है और विभिन्न प्रकार के विकिरणों को उत्सर्जित कर रहा है, निकाल रहा है, इसलिए तो इसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। इससे जो चित्र मिलेगा हमें पर्दे पर, तो उत्तेजित प्रतिदर्श से उत्सर्जित होने वाले विकिरण आए। उन विकिरणों को एक सरल रेखा में करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए हमने एक तरह का यहाँ गत्ता लगाया, उसमें बीच में छिद्र है। उसके बाद हमने क्या लगाया? प्रिज्म। जब वो विकिरण प्रिज्म के अंदर से गुजरेंगे तो वे बट जाएंगे अलग अलग तरंगदैर्ध्य और अलग अलग आवृत्तियों के हिसाब से, वे बट जाएंगे। और यहाँ लगाया हमने एक पर्दा, या इसे आप संसूचक भी कह सकते हो। तो पर्दे पर हमें जो चित्र मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। और इस चित्र में यहाँ तो लाइनें, रेखाएं बहुत पास पास हैं, यहाँ दूर दूर हैं। अलग अलग पदार्थों से प्राप्त होने वाले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अलग अलग तरह के होते हैं। ये तो उन विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में से
एक स्पेक्ट्रम हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो ये जो उपकरण आपको पूरा नजर आ रहा है ना, इस उपकरण के हर एक हिस्से को कुल मिलाकर हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। ये होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। ये और ये, इन सभी हिस्सों को कुल मिलाकर हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोप में मुख्य रूप से तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो वो पदार्थ जिससे किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, जिससे तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं, जिससे विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। एक प्रिज्म जो उन विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांट देगा, और एक पर्दा जिसके ऊपर हमें चित्र प्राप्त होगा या आलेख प्राप्त होगा या स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसे इसलिए कहा है क्योंकि ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ के उत्तेजित अवस्था में होने के कारण इसमें से विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं, और विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं। उन उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को हमने प्रिज्म के अंदर से गुजारा, और प्रिज्म ने उन विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के हिसाब से डिवाइड कर दिया, बांट दिया, वितरित कर दिया, और किस तरीके से उसने वितरित किया उसका चित्र हमने प्राप्त कर लिया पर्दे पर या संसूचक पर। और वो चित्र ऐसा था। इस चित्र को, इस आलेख को हम कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो देखो क्या लिखा है यहाँ लिखा है, जब किसी स्रोत या वस्तु से, ये स्रोत या वस्तु है, उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को, इससे उत्सर्जित हो रहे हैं विकिरण, प्रिज्म में से गुजारा जाता है, ये प्रिज्म में से हम इसे गुजार रहे, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे बल्ब का स्पेक्ट्रम, आप यदि यहाँ कोई विद्युत बल्ब लगाओगे तो उसका स्पेक्ट्रम आपको पर्दे पर मिल जाएगा। यदि आप सूर्य की रोशनी के सामने या सूर्य के जो आने वाला प्रकाश है सूर्य से, उसके सामने प्रिज्म को रखते हो, तो प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है, और 7 रंगों का चित्र या 7 रंगों का इंप्रेशन आप प्राप्त कर सकते हो किसी भी पर्दे पर, किसी कागज पर भी। और वो जो 7 रंगों का आपको विशेष प्रकार का रंगीन चित्र नजर आएगा उस पर्दे पर या कागज पर, उसे ही आप कहोगे स्पेक्ट्रम। और वो सूर्य का क्या है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। सूर्य से विभिन्न प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन होता है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। चलो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हमें देखना है बेटे कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के हो सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 सतत स्पेक्ट्रम, नंबर 2 बैंड स्पेक्ट्रम, और नंबर 3 रेखीय स्पेक्ट्रम। तो सतत स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? सतत का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, जिसमें आपको अलग अलग रंगों की पट्टियां दिखाई दे रही हो और लगातार, यानी 2 रंगों की पट्टियों के बीच में कोई भी गैप ना हो। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। जैसे आप इंद्रधनुष देखते हो, इंद्रधनुष एक सतत स्पेक्ट्रम है। यदि आप बल्ब के सामने या सूर्य के प्रकाश के सामने किसी प्रिज्म को रख दोगे तो प्रिज्म उस प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देगा, और वे 7 रंग की जो पट्टियां आपको पर्दे पर नजर आएंगी, उन 7 रंग की पट्टियों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, यानी लगातार एक रंग में दूसरा रंग मिला रहेगा। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। तो यहां लिखा हुआ है सतत स्पेक्ट्रम। इसमें रंगों की लगातार पट्टियां प्राप्त होती हैं, जैसे लैंप, बल्ब या सूर्य आदि के स्पेक्ट्रम। तो रंगों की लगातार आपको पट्टियां दिखाई देती रहेंगी, और उन बहुत सारी रंगीन पट्टियों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। दूसरा स्पेक्ट्रम होता है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम कैसा होता है? ये अतिव्याप्त रेखाओं के बैंडों की श्रेणी होती हैं, यानी ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन कर रही हैं। अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे के अंदर समा रही हैं, या ऐसा भी कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे में बिल्कुल अतिव्यापन कर रही हैं और बहुत सारी रेखाएं आपस में मिलती हैं, तो उसे आप एक बैंड कह सकते हो। तो बैंड स्पेक्ट्रम में आपको मिलेगा कि ये अतिव्याप्त रेखाओं के बैंडों की श्रेणी होती हैं, जैसे अणुओं के स्पेक्ट्रम।
पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बैंड स्पेक्ट्रम किस में पाए जाते हैं या किससे प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। तो आप उत्तर दे सकते हो कि अणुओं से प्राप्त होते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बल्ब, सूर्य और लैंप, जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनसे प्राप्त होते हैं सतत स्पेक्ट्रम। अब आते हैं नंबर 3 पर, रेखीय स्पेक्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम परमाणु का ही अध्ययन कर रहे हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि यह सतत नहीं होता है, यानी इसके बीच में गैप होगा, और जहां जहां भी गैप होगा वहां आपको काली काली रेखाएं नजर आएंगी। काली रेखा नजर आने का मतलब यह है कि उस रेखा में जितना तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आना चाहिए था या जितने तरंग दैर्ध्य का विकिरण आना चाहिए था, उस तरंग दैर्ध्य के विकिरण को वो प्रकाश स्रोत या फिर वो ऊर्जा स्रोत उत्सर्जित नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस तरंग दैर्ध्य के विकिरण को ऊर्जा स्रोत जो है वो उत्सर्जित नहीं करता है, उस तरंग दैर्ध्य के विकिरण के स्थान पर कोई भी कलर दिखाई नहीं देता है और वहां काले रंग का एक रेखा या एक गैप नजर आता है। तो वे काली रेखाएं या गैप नजर आने के कारण ही हम कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। यह सतत नहीं होता है, इसमें बीच बीच में काले स्थान होते हैं, जैसे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम। परमाणुओं के स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं? रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं। एक हेडिंग लिखी हुई है, नोट ध्यान से देखो। वर्षा की बूंदों के कारण बनने वाला इंद्रधनुष सतत स्पेक्ट्रम है। देखो, जब बरसात के दिनों में धूप निकलती है ना, तो आपने इंद्रधनुष जरूर देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जो वर्षा की बूंदे हैं ना, वे प्रिज्म का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? प्रिज्म की। वो तो प्रिज्म का काम करती हैं वर्षा की बूंदे, और सूर्य का प्रकाश निकल जाता है। तो सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश जब उन वर्षा की बूंदों के अंदर से गुजरता है, अर्थात प्राकृतिक प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, तो वो 7 रंगों में टूट जाता है और बन जाता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के यदि आप रंग देखोगे, 7 रंग, तो वे एक दूसरे से बिल्कुल मिले होते हैं, टच होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। इसलिए हम इंद्रधनुष को कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। सतत का मतलब लगातार, जिसमें बीच में कोई गैप ना हो। ठीक है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं, सतत स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, देखो जरा अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखो, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोर। पढ़ा था ना बोर का परमाणु मॉडल। सबसे पहले बोर ने ही हाइड्रोजन के सतत स्पेक्ट्रम अर्थात उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देखा था। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आपको उत्तर देना है बोर ने किया था। ठीक है, और कैसे किया था सुनो ध्यान से, फिर पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। बोर ने ली विद्युत विसर्जन नली। विसर्जन नली तो पता है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज की थी और इनका अध्ययन करा था। तो बोर ने विसर्जन नली ली और विसर्जन नली में भर दी हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल ध्यान से सुनियो जरा। बोर ने क्या लिया? विसर्जन नली, और उसमें कौन सी गैस भरी? H2 गैस भरी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। और निम्न दाब एवं उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, जैसे जूलियस प्लकर ने की थी। निम्न दाब और उच्च विभव पर विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की खोज करते समय या कैथोड किरणों की खोज करते समय, जैसे गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करते समय या धन किरणों की खोज करते समय यही 2 शर्तें रखी थी कि नली में जो भी गैस भरी है उसे निम्न दाब पर रखना है और उसका विभव रखना है उच्च। नली के अंदर जो इलेक्ट्रोड लगाए थे, कैथोड एनोड, वे हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़े थे। तो बोर ने भी बिल्कुल ऐसा ही प्रैक्टिकल किया। उन्होंने विसर्जन नली ली और विसर्जन नली में कौन सी गैस भरी? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस भरी, और निम्न दाब और उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पाया कि जो H2 गैस के अणु हैं, H2 के अणु, वे वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं H परमाणुओं में, हाइड्रोजन परमाणुओं में। और उन हाइड्रोजन परमाणुओं की ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा, उत्तेजित अवस्था में होते हैं, क्योंकि ताजा ताजा बॉन्ड टूटा है ना। H2 का मतलब H बॉन्ड H, और जब उन्होंने H बॉन्ड H के ऊपर उच्च विभव और निम्न दाब लगाया तो H बॉन्ड H के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त हो जाते हैं जिनका ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है। और यदि वे उत्तेजित अवस्था में हैं, उनकी ऊर्जा ज्यादा है, तो वे हाइड्रोजन परमाणु उत्सर्जित करते हैं विभिन्न प्रकार के विकिरणों का।
और वे जो हाइड्रोजन परमाणु उत्तेजित अवस्था में होने के कारण विकिरण उत्सर्जित करते हैं, उन विकिरणों को बोर ने स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर से गुजारा। स्पेक्ट्रोस्कोप का मुख्य हिस्सा आपको पता है ना, प्रिज्म होता है। तो जब स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर से गुजारा गया किसे, हाइड्रोजन परमाणु जो उत्तेजित थे उनसे निकलने वाले उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को, तो उन्हें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। उस स्पेक्ट्रम को कहा गया हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम के अंदर एक खासियत थी। खासियत ये थी कि उसमें बहुत सारी रेखाएं थी, बहुत सारी रेखाएं, और बहुत सारी रेखाओं का जो ग्रुप था, एक समूह था, उस एक ग्रुप या समूह को एक श्रेणी कहा गया। क्या कहा गया? श्रेणी। अब इन चीजों को आप ध्यान से समझोगे। देखो, ये हेडिंग है हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। बोर ने विसर्जन नली में H2 गैस भरी तथा निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उन्होंने पाया कि H2 अणु, देखो कौन से अणु? H2 अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणुओं में बदल जाते हैं। यानी H2 टूट जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन परमाणुओं में, अणु परमाणु में टूट जाता है, जिनसे प्राप्त होने वाले विकिरणों को स्पेक्ट्रोस्कोप में से गुजारने पर एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। बिल्कुल प्राप्त होगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और ये विकिरण को उत्सर्जित कर रहे हैं। इस स्पेक्ट्रम में अधिक संख्या में रेखाएं उपस्थित होती हैं, बहुत ज्यादा रेखाएं, इनके ग्रुप्स मिलेंगे जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। यानी रेखाओं के जो ग्रुप हमें मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? श्रेणियां। अब ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उन्हें ही समझेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पहले आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। इन श्रेणियों को आपको ध्यान से समझना है और याद करना है। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, हमने यहाँ कितनी रेखाएं खींच रखी हैं, इन रेखाओं को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं रेखा, 7वीं रेखा, दूसरी रेखा और पहली रेखा। ये जो रेखाएं खींच रखी हैं इन्हें आप मान सकते हो कि ये एक प्रकार के ऊर्जा स्तर हैं, एनर्जी लेवल हैं, और ये 1 से लेकर 8 तक के हैं। अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, दूसरे से पहले में आता है, या तीसरे से पहले में आता है, या चौथे से पहले में आता है, या 5वें से पहले में आता है, या 6ठे से पहले में आता है, या 7वें से पहले में आता है, या 8वें से पहले में आता है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि 7 तो ये कक्षाएं हैं और 8वां जो हमने ऊर्जा स्तर बनाया है वो परमाणु के बाहर है। तो यदि किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो इन सभी केस में कितने केस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 केस हुए। तो इन 7 केस में या 7 स्थितियों में जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल अर्थात पहले एनर्जी लेवल में आता है, तो पक्की बात है कि वो कुछ ना कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, और ऊर्जा को वो विकिरण के रूप में उत्सर्जित करेगा। और वो जो विकिरण हमें प्राप्त होंगे हम उन्हें चेक करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप से, जो स्पेक्ट्रोस्कोप का हम प्रयोग करते हैं जिसमें प्रिज्म होता है। और उस स्पेक्ट्रोस्कोप से जब हमने उनका विश्लेषण करा तो हमने देखा कि जो प्राप्त होने वाली विकिरण है उनकी तरंगदैर्ध्य 4000 नैनोमीटर से कम थी, अर्थात वे पराबैंगनी विकिरण की रेंज में थी। कहां थी? पराबैंगनी विकिरण थी में। और उस श्रेणी को हम कहते हैं लाइमन श्रेणी। यानी इन सभी विकिरणों से जो हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं, बहुत सारी रेखाएं, उन सभी रेखाओं के ग्रुप को, समूह को हम श्रेणी कहते हैं। और कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के अंदर क्या क्या खासियत है? लाइमन श्रेणी वाले विकिरण या स्पेक्ट्रम रेखाएं हमें उस समय मिलेंगी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर अर्थात n बराबर 1 में आ रहा होगा। समझ रहे ना आप? कहां आ रहा होगा? n बराबर 1 में, पहले ऊर्जा स्तर में। तो पहले ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी या विकिरण जो उत्सर्जित होगा, रिलीज होगा, उसका स्पेक्ट्रम जब हमें मिलेगा तो वो स्पेक्ट्रम पराबैंगनी विकिरणों के बीच में होगा और उसका तरंगदैर्ध्य 4000 नैनोमीटर से कम होगा। तो इस श्रेणी को हम कहेंगे लाइमन श्रेणी। अब इसी तरह
जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, पहले ऊर्जा स्तर में, यहाँ n बराबर 2 में आएगा, तो 2 में आने के लिए 3 से आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी ऊर्जा स्तर से आ सकता है, पर शर्त यह है कि इलेक्ट्रॉन आना चाहिए n बराबर 2 में। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली श्रेणी को हम कहते हैं बामर श्रेणी, और ये दृश्य प्रकाश में आती है, और इसका तरंगदैर्ध्य होता है 4000 से 7000 नैनोमीटर के बीच में। उसके बाद आते हैं हम पाश्चन श्रेणी पर। पाश्चन श्रेणी हमें तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 3 में आता है। तो n बराबर 3 में कहां कहां से आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 से आ सकता है। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं, और ये होती है निकट अवरक्त, यानी 7000 से अधिक, 7000 नैनोमीटर से अधिक इसका तरंगदैर्ध्य होता है। उसके बाद ब्रैकेट श्रेणी आती है। ब्रैकेट श्रेणी में आपका इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री मारेगा, n बराबर 4 में, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 4 में एंट्री मारेगा। इनमें हर एक केस में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है ना, तभी तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, विकिरणों को उत्सर्जित करता है। और वो इलेक्ट्रॉन जिन विकिरणों को उत्सर्जित करता है, उन विकिरणों को हम प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं या स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर से गुजारते हैं, और उससे हमें प्राप्त होता है स्पेक्ट्रम। तो उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेखाएं हमें मिलती हैं, और उन रेखाओं के समूह को हमने क्या कहा है, श्रेणियां। तो इस तरह की ये श्रेणियां हैं। ये ब्रैकेट श्रेणी n बराबर 4 में प्रवेश करेगा। ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त रेंज में आती है, और इसका तरंगदैर्ध्य होता है 7000 नैनोमीटर से अधिक, ग्रेटर देन 7000 नैनोमीटर। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 में एंट्री मारता है ऊपर से किसी भी ऊर्जा स्तर से, तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कहते हैं फंड श्रेणी, या कुछ बच्चे इसे फुंड श्रेणी भी कहते हैं। अवरक्त रेंज में आती है और 7000 नैनोमीटर से अधिक होती है इसकी तरंगदैर्ध्य। अब लास्ट है हमारा n बराबर 6 के लिए। n बराबर 6 के लिए हमें या तो वो कौन से 7वें से या तो 8वें से प्रवेश करेगा, छठे में, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी सुदूर अवरक्त के बीच में उसका स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, यानी 7000 नैनोमीटर से अधिक ही होगा, और इस श्रेणी को हम कहते हैं हैम्फ्रे श्रेणी। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। n बराबर 1 में जब प्रवेश करे, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, और नाम ध्यान रखने हैं लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हैम्फ्रे, इस तरह याद रखना है। अब फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रिडबर्ग। ठीक है, क्या नाम था, रिडबर्ग। रिडबर्ग ने एक फार्मूला दिया, वो फार्मूला था ये न्यू बार, जिसे न्यू बार का मतलब क्या होता है, तरंग संख्या। न्यू बार इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट के अंदर है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। देखो यहाँ n1 और n2 तो पता ही है आपको। n1 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया, ये ऊर्जा स्तर है n1 और n2, और न्यू बार का आपको पता है, न्यू बार क्या है, तरंग संख्या। यहाँ नई चीज है आर। आर है रिडबर्ग कांस्टेंट या रिडबर्ग स्थिरांक या नियतांक, और इसका मान आप ऐसे निकाल सकते हो 2 पाई स्क्वायर e⁴ m/h³ c। आपको पता है E का मतलब आवेश होता है, M का मतलब द्रव्यमान, H का मतलब क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, C का मतलब होता है प्रकाश का वेग। इन सब के मान आप रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो R जो है उसका मान ये याद रखना है आपको। तो ये फार्मूला जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। यदि आपके पास हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरा परमाणु, कोई दूसरे परमाणु की आप बात करते हो, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो नोट में मैंने लिखा है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं के लिए फार्मूला न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाता है। मतलब यहाँ आर है, सिर्फ नई चीज आई है जेड स्क्वायर, और जेड का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक। उस परमाणु का परमाणु क्रमांक जो हाइड्रोजन के अलावा आपने यूज किया है। वैसे इस फार्मूले को आप हाइड्रोजन में भी लगा सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो यही फार्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये श्रेणियां आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणियां आपको याद रखनी है, इनके नाम और n1 और n2 के मान की कहां से कहां आया इलेक्ट्रॉन। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है
कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनमें अलग अलग तरंगदैर्ध्य और आवर्ती की विकिरण होती हैं। उनका विश्लेषण करने के लिए आपको एक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। और इसके स्पेक्ट्रोस्कोप से जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं, जो आलेख प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम। आज हमने पढ़ा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कोई वस्तु उत्तेजित अवस्था में है या वो प्रकाश स्रोत है, तो उससे निकलने वाले विकिरणों को जब आप प्रिज्म के अंदर से गुजारते हो तो विकिरणें क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं, अपने तरंगदैर्ध्य के हिसाब से, अपनी आवर्ती के हिसाब से वितरित हो जाती हैं और उनका चित्र हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाता है, उनका आलेख हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाता है। उस चित्र या आलेख को हम कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। फिर बताया कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सतत स्पेक्ट्रम, एक तो बैंड स्पेक्ट्रम, एक तो रेखीय स्पेक्ट्रम। फिर उसके बाद हम आए हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया कि इसका अध्ययन सबसे पहले बोर ने किया। बोर ने एक विद्युत विसर्जन नली ली, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी, H2 गैस, और निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित करी। तो उन्होंने देखा जो H2 के अणु हैं वे H परमाणुओं में टूट जाते हैं और उन H परमाणुओं की ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा, और ज्यादा ऊर्जा होने के कारण वे क्या करते हैं, विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। और उन विकिरणों को यदि आप स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर से गुजार दोगे तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेखाएं आपको दिखाई देती हैं। उन रेखाओं के एक ग्रुप को कहते हैं हम श्रेणी। और श्रेणियां होती हैं इस तरह की कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो अलग श्रेणी मिलेगी, जब दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा तो अलग श्रेणी, तीसरे ऊर्जा स्तर में आएगा तो अलग श्रेणी। तो ये श्रेणियां आपको याद रखनी है, ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए और याद रखना है कि कौन सी श्रेणी का रेंज क्या है, कौन से रेंज में वो आ रही है और कितना उसका तरंगदैर्ध्य होगा। उसके बाद रेडबर्ग ने इसी से संबंधित एक सूत्र दिया, यह हाइड्रोजन के लिए फार्मूला है। और यदि हाइड्रोजन के अलावा आप किसी दूसरे परमाणु को इस सूत्र से प्रयोग करना चाहते हो तो आपको R के साथ Z² रखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये टॉपिक अपने कंप्लीट किए हैं। कल को हम बात करेंगे, ये तो था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, कल को हम बात करेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम की, कि क्या वस्तुएं विभिन्न प्रकार के तरंगों को, विकिरण को अवशोषित भी करती हैं और हम स्पेक्ट्रोस्कोप से किस प्रकार पहचान करते हैं कि इसने कौन कौन सी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित किया है। इसके बारे में कल हम बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।